नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भूषण के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन में जिसे हम रीतिकाल कहते हैं और इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। इस काल को अधिकांश विद्वानों ने श्रृंगारिक चेतना के कारण श्रृंगार काल और कला चेतना के कारण इसको कला काल, अलंकार चेतना या अलंकार बाहुल के कारण इसको अलंकृत काल कहा है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार बहुलता के कारण इसे श्रृंगार काल कहा है और आचार्य शुक्ल इसको रीतिकाल कहते हैं। लेकिन एक वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई श्रृंगार काल कहता है तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि श्रृंगार काल कोई कहना चाहे तो कह सकता है। कुल मिलाकर के इस युग में हमें जो काव्य है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। इस काव्य के अतिरिक्त ये मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य था, लेकिन एक श्रृंगारेतर काव्य की परंपरा भी इस युग में हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें भक्ति का साहित्य, नीति का साहित्य, वीर रसात्मक साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। जैन साहित्य, गद्य साहित्य भी की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। आज हम यहाँ वीर रस के शिरोमणि कवि भूषण के बारे में बात करते हैं। देखिए, वीर रस की परंपरा में भूषण के अतिरिक्त लाल कवि है, सूदन है, इनके नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं। लेकिन वीर रस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इस युग में हमें भूषण हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आते हैं। और यूँ कहें कि भूषण के बिना रीतिकाल अधूरा लगता है। श्रृंगार का माधुर्य या मिठास के बीच में यदि महाकवि भूषण के पदों को रखा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, तो हमें कहें कि मीठे के बीच में से हमें नमकीन का स्वाद या नमकीनी आस्वादन की अनुभूति रीतिकालीन साहित्य के संदर्भ में होती है। और मूलतः भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता, वीर रसात्मक चेतना, युद्धों का सजीव वर्णन, इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण जैसी भाव पक्ष की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में माना जाता है और 1715 ईस्वी में इनका देहांत माना गया है। रीतिकाल में राष्ट्र चेतना की जो काव्य मंदाकिनी प्रवाहित करने वाले महाकवि भूषण रीतिकाल के ही नहीं अपितु समस्त हिंदी वीर काव्य परंपरा में अग्रणी स्थान रखते हैं। उनकी ओजस्वी वाणी ने साहित्य में जो एक चमत्कार और एक स्थान प्रदर्शित किया है, वह समूचे रीति काल में अपना अनूठा स्थान रखता है। श्रृंगार या श्रृंगारिक चेतना के कवियों की तो एक लंबी परंपरा है, लेकिन इनके बीच में भूषण कहीं न कहीं अनूठे जान पड़ते हैं। भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान में इनका ये जन्म लेते हैं और तिकवापुर के रत्नाकर त्रिपाठी के घर इनका जन्म हुआ और छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहूजी महाराज, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के राज दरबार में ये रहे, इनके आश्रय में रहे। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान
इस बात से सहमत है कि 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया और उसके बाद ये हिंदी साहित्य में भूषण के नाम से ही जाने लगे। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण महाकवि भूषण ने अनेक आश्रयदाताओं से संरक्षण प्राप्त किया और महाकवि भूषण को छत्रसाल ने बहुत सम्मान दिया, परंतु वे छत्रपति शिवाजी के राजाश्रय में रहे और इन राजदरबारों में और इन वीर नायकों के आश्रय में रहना इनकी रुचि के अनुकूल भी था और इनकी काव्य चेतना के अनुकूल भी था। कहा जाता है कि जब ये साहू जी के दरबार में सम्मानित हुए और साथ ही साथ जब ये राजा छत्रसाल के दरबार से विदा हो रहे थे तो स्वयं राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दे करके इनको विदा किया था। अब एक कवि के लिए, एक बुद्धिजीवी के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता कि जब सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा किसी साहित्य और कला को इस तरह का सम्मान दिया जाता हो। और इसके लिए शिवाजी ने लिखा भी है, भूषण ने लिखा भी है कि साहों को सराहों की सराहों छत्रसाल को, और ये मानते हैं कि 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करके इनका देहांत हुआ था। जिस प्रकार जब देव और मतराम जैसे आचार्य कवि के हृदय की उमंग श्रृंगार रूप में उमड़ रही थी, उसी प्रकार भूषण के हृदय की हिलोरें वीर रस के सागर में हिलोरें मार रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत यहाँ उल्लेखनीय है और उन्होंने लिखा है कि यद्यपि उस वीर काल में परंपरागत रूढ़ियों का पालन किया गया है और चारण कवियों की उस प्रथा का प्रभावपूर्ण पालन है जिसमें ध्वनि को अर्थ से अधिक महत्व दिया जाता है, उसकी प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, फिर भी भूषण की कविता में प्राण है। ये एक तरह से नोटिस करने की बात है कि भूषण की कविता में प्राण है, वह सोए हुए समाज को जागृत करने की शक्ति रखता है। अब आप ये देखिए कि समूचे रीतिकाल पर एक आरोप लगाया जाता है कि इसमें आम आदमी या जनजीवन की घोर उपेक्षा हुई है और दरबारी संस्कृति का और दरबारी जीवन मूल्यों का चित्रण हुआ है, या साहित्य में दरबारी मूल्यों को स्थान दिया गया है, जनवादी मूल्यों की उपेक्षा हुई। लेकिन इस उदाहरण से यह साफ जाहिर है कि महाकवि भूषण जनमानस को किस तरह से राष्ट्रीय चेतना के उत्साह से उद्वेलित करते हैं, ये और कहीं न कहीं जन सामान्य के अंदर एक प्राण चेतना का मंत्र फूंकने का काम करते हैं। इनके रचना संसार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी 3 रचनाएं सबसे चर्चित हैं और अधिकांश विद्वान इन रचनाओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। एक तो उनका शिवराज भूषण नामक ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है। दूसरा शिवा बावनी है, ये महाराज शिवाजी के जीवन चरित्र और उनके युद्ध कौशल, उनकी वीरता और उनकी राष्ट्रभक्ति को चित्रित करने वाला काव्य है। और एक छत्रसाल दशक है, जी बुंदेला के राजा छत्रसाल के बारे में कि उनके जीवन और उनके युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का चित्रण इन काव्यों में हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त या इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान भूषण उल्लास और भूषण हजारा तथा दूषण उल्लास आदि ग्रंथों को भी भूषण द्वारा रचित मानते हैं, लेकिन ये ग्रंथ आज अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हैं। हम महाकवि भूषण की
राष्ट्रीयता, उनके उत्साह, पराक्रम, शौर्य, युद्धों के चित्रण, इन सब के बारे में बात करें और उन काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा करें, उससे पहले हम यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो एक कथन है, जो सूक्ति के रूप में भी भूषण के बारे में प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम देखते हैं। शुक्ल लिखते हैं कि इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ये दो वीर हिंदू नायक हैं, शिवाजी और छत्रसाल, और अधिकांश भारतीय जनता इन्हें अपना आदर्श मानती है और वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। और भूषण को शुक्ल जी हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जो भूषण हैं वो राष्ट्रीय कवि नहीं बल्कि जातीय कवि हैं। हम उनको जातीय कवि भी कहें क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीयता है वो कहीं न कहीं हिंदू मानसिकता वाली राष्ट्रीयता है, या हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर हम भूषण के काव्य में मान सकते हैं। और आज की शब्दावली में आलोचक उन्हें अगर जातीय कवि कहें, हिंदुओं का जातीय कवि कहें, तो भी ऐसा कहने से भूषण के सम्मान में, उनके काव्य कौशल में और उनकी काव्य क्षमता पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूषण के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है कि भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि हैं या भूषण के काव्य में हमें राष्ट्रीयता का स्वर सुनाई देता है, या फिर भूषण की राष्ट्रीय चेतना पर एक विस्तृत निबंध लिखिए, इस तरह से भूषण पर एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है। और कई बार बहुत सीधे रूप में कि भूषण की काव्यगत विशेषताओं को सौधारण स्पष्ट कीजिए, इस तरह से भी भूषण पर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिलती है कि तत्कालीन परिस्थितियों में भूषण भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को लेकर के कविता करते हैं। ये उनके और ये विशेषता उन्हें उस रीतिकालीन कवियों में सबसे अलग और सबसे विशिष्ट साबित करती है। भूषण ऐसा नहीं कि भूषण रीति ग्रंथों के लेखन में औरों से कमतर थे, बल्कि उन्होंने अपना एक तरह से कवि धर्म को, युग धर्म को उन्होंने समझा और तत्कालीन आवश्यकताओं का अनुरूप उन्होंने इस तरह की राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत कविता की और ऐसे वीर नायकों को अपनी कविता का विषय बनाया। एक तो रीति ग्रंथों की परंपरा से अलग पृथक एक राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, वीर रस से उत्प्रोत काव्यों की रचना करते हैं। दूसरा है, उन्होंने जिन नायकों को लिया, हालांकि वो हिंदू नायक हैं, उनकी वीरता, उनका शौर्य और राष्ट्र प्रेम की स्वर लहरी उनके समूचे काव्य में हमें देखने को मिलती है। भूषण को जब हम पढ़ते हैं कि और वो लिखते हैं मुगल रानियों के बारे में कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, विजय न डोलाती थी विजय न डोलाती है, तो ऐसे जो उनके कवित्व हैं उनके भीतर हमें शिवाजी का गौरव और मुस्लिम या कहें मुग़ल जो हरम हैं उनमें किस तरह से मुग़लों की रानियां किस तरह से भयभीत होती हैं, और ये साथ ही साथ जो शिवाजी है, छत्रसाल, उनका युद्ध कौशल और उनकी क्षमता और उनका जो एक तरह से राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, जातीय प्रेम है, उसको भूषण चित्रित करते हैं। और हम यहाँ भूषण का एक कवित्व एक वानगी के तौर पर हम देख सकते हैं। भूषण ने शिवाजी के कौशल, उनकी
वीरता, उनका पराक्रम, उनका शौर्य और उनकी उनके एक तरह से मुग़लों के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण जो उनका व्यक्तित्व था, मुग़लों को टक्कर देने वाला एक व्यक्तित्व था, उसकी बानगी हम यहाँ देखते हैं। भूषण लिखते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन वारी वाह पर, शंभुरति नहा पर, जौ सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावादुर्म दंड पर, सीतामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान्हाजिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर से विराज है। अब आप देखिए किस तरह से ओजस्वी ढंग से और वीर रस से परिपूर्ण, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। हमें भूषण के समूचे काव्य में उत्साह की भावना, जो कि स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है, वो हमें देखने को मिलता है। एक और बानगी हम देखते हैं कि किस तरह से जो भूषण कवि युद्ध के दौरान एक तलवारबाजी या उसकी शिवाजी की तलवार का कौशल का यहाँ किस तरह से चित्रण करते हैं। और एक तरह से यूँ कहें कि छत्रसाल की तलवार और शिवाजी की तलवार कौशल है, उनका जो युद्ध कौशल है, दोनों में ये दोनों वीर नायक उसमें निपुण हैं। यहाँ छत्रसाल की एक तरह से तलवार का जौहर हम यहाँ देख सकते हैं। उसके लिए लिखते हैं भूषण कि भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी खोद खोद खाती दिही दारुण दलन के। बख्तर पाखरन बीच दसी जाति मीन, पौरी पार जात पर पर्व है जो जलन के। रैया राम चंपति को छत्रसाल महाराज, भूषण सकल को बखानियो बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बर छीने बर छीने हैं खलन के। अब आप यहाँ देखिए किस तरह से हम यमक और लाटानुप्रास की छठा अंतिम पंक्तियों में देख सकें, तेरी बर छीने हैं खलन के, कि तेरी बर छीने किस तरह से दुष्टों के प्राण हरण किए। भुज भुज गेस की भुजंगनी संगनी सी, वो कहते हैं कि जो छत्रसाल का जो हस्त कौशल है, तलवारबाजी में उनका हस्त कौशल है, वो उनका हाथ भी भुज भुज गेश, उनका हाथ शेषनाग की तरह है, और उस तलवार उस शेषनाग के संग रहने वाली, उसके साथ रहने वाली भुजंगनी सर्पणी के समान। किस तरह से कवि यहाँ पर कैसे सुंदर उपमानों का चयन करता है और एक सुंदर दृश्य को या एक युद्ध कौशल को हमारे सामने सजग करता है, और हमारे समक्ष युद्ध का बिंब और एक गतिशील बिंब, संश्लिष्ट बिंब हमारे सामने उभर करके आता है। युद्ध वर्णन की सजीवता और चित्रोपमता हमें भूषण के काव्य में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और हिंदू गौरव की स्थापना भी भूषण के काव्य का प्रमुख विषय है, प्रमुख विशेषता है। भूषण ने कहा है कि हिंदून की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहीन की, कि हिंदुओं की जो राजा छत्रसाल हैं और वीर शिवाजी हैं, इन्होंने हिंदुओं की रोटी बेटी की रक्षा की, और साथ ही साथ रोटी बेटी और चोटी की रक्षा की है। उनके जो हिंदुत्व है, उनका जो धर्म है, उसको बचाने के लिए का इन्होंने कार्य किया है। इतिहास एवं काव्य का मणिकांचन प्रयोग हमें भूषण के काव्य में देखने को मिलता है, चाहे बीजापुर का हो, गोलकुंडा हो, और शिवाजी, छत्रसाल, तत्कालीन नायक और मुग़ल राजा, मुग़ल शहंशाह, उनके जो मंत्री हैं, उन सब को अपने काव्य में पिरोने का काम गोलकुंडा, बीजापुर के किले, महल और युद्ध
गज हाथियों की सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, सबका बिहारी बड़े विस्तार के साथ भूषण सभी के वर्णन अपने काव्य में करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जिन वीर नायकों को चुना, शिवाजी और छत्रसाल, उनके कीर्ति गान भी इन्होंने किया है और उनकी वीरता का चित्रण किया है। और वीरता युद्ध वीरता का चित्रण है, दान वीरता का चित्रण है, क्षमा वीरता का चित्रण हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मुगलों से लड़ने की जो प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व है, आम आदमी के भीतर जोश, खरोश, हिम्मत और जिजीविषा और जीवट भरने वाले जो नायक हैं, उनको लेकर के भूषण काव्य रचना करते हैं। भूषण शिवाजी की दान वीरता का एक जगह चित्रण करते हैं, लिखते हैं कि रजत की होंस किए हेम पाई यतु जासो, हयन की होंस किए हाथी पाई यतु है। कि मेरे आश्रयदाता के पास तुम रजत की होंस किए, रजत कहते चांदी, अगर तुम चांदी की इच्छा लेकर के मेरे आश्रयदाता के पास आओगे तो तुम्हें सोना मिलेगा। सोना देते हैं, चांदी की इच्छा रखने वाले को सोना देते हैं। रजत की होंस किए हेम पाई यतु जासो, चांदी की रजत की इच्छा करके जाते तो उसे तुम्हें सोना मिलता है। आशा से भी अधिक देने वाले, दाता का भाव, दानवीर है मेरे आश्रयदाता। हयन की हौस की, है कहते हैं घोड़ा, हाथी पाई तू है, तुम्हें इच्छा से बढ़कर के दान देते हैं। ऐसे आश्रयदाता का बिहारी चित्रण करते हैं, भूषण चित्रण करते हैं। इसके अलावा युद्धों का वर्णन, किलों का वर्णन, युद्धों की जो विभीषिका है, हाथी घोड़ों के खुरों से उठने वाले धूल और छिपता हुआ सूर्य जो चंद्रमा की तरह टिमटिमाता सा दिखाई देने लगा है, एक तरह से युद्ध की धूल के कारण, इन सब का भूषण अपने काव्य में बड़े विराट ढंग से, बड़े एक तरह से कहें कि बड़े प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन के तौर पर किस तरह से अपना जातीय गौरव, स्वधर्म, स्वजाति और विधर्मियों के प्रति, अपनी मातृभूमि को विधर्मियों से मुक्त करने की, विधर्मियों के अत्याचारों से मुक्त करने का जो बीड़ा उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है, वो प्रकारांतर से हमें आज भी प्रेरित और प्रभावित करता है और साथ ही साथ हमारे अंदर उत्साह का संचार करता है। अगर हम इनके कलापक्ष की बात करें तो कलापक्ष की दृष्टि से भूषण ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है और साथ ही साथ ओज गुण प्रधान उनकी काव्य रचना है जो वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान दिया। उनके काव्य का अगर हम अंगीरस कहें तो वीर रस है। इस रस के साथ ही अन्य रस, रौद्र रस, भयानक रस की भी आयोजना हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। हालांकि प्रशस्ति परक काव्य रचना होने के कारण और श्रृंगारिक चेतना के प्रति उन्मुख न होने के कारण जो कल्पना की उड़ान है, कल्पना की उड़ान के कम होने से हालांकि नए बिंबों की सर्जना नहीं हो पाई है, नए प्रतीक नहीं गढ़ पाए हैं और ये अभाव जरूर है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी तैसे तैसे शब्दों को गढ़ने में, तोड़ने मरोड़ने में, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करने में भी भूषण ने किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की है। अलंकारों की दृष्टि से उन्होंने सहज अलंकारों का और कुछ रूढ़ और आरोपित अलंकारों का प्रयोग भी किया है, लेकिन मुख्य अलंकार हैं उनका चित्रण छत्रसाल और शिवाजी के वीरता, उनका गुणगान, उनके कीर्तिगान और युद्धों के सजीव चित्रण और इतिहास चित्रण में वो करते जान पड़ते हैं। और भूषण की काव्य की जो ओजस्विता है,
एक जो तेज है, चमक है, आभा है, वो जनमानस को बहुत प्रभूत मात्रा में, अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। और साथ ही साथ इनका जो भाषागत जो अधिकार है वो ब्रज भाषा के साथ साथ अरबी के, फारसी के शब्दों को भी आवश्यकता अनुसार इन्होंने लिया। अब भ्रंश के शब्द भी हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी भूषण करते हैं। कुल मिलाकर भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवियों में मूर्धन्य कवि हैं। उनका अपना एक विलक्षण एक दृष्टि है और तत्कालीन आवश्यकता का अनुरूप है, और बिहारी अपने युग धर्म को निभाने में, उसका निर्वहन करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। धन्यवाद।